किताब उर्दू अफसाना ऐते हाजिर में जिल्द दोम मरतब राबिया रबा। अफसाना निगार अली मोइन, पैदाइश 20 नवंबर सन 1968, लाहौर। तालीम MA अंग्रेज़ी अदीबात गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। 1987 MA सियासत। 1993 हम TV अवार्ड। बेहतरीन ड्रामा निगार 2008, बेस्ट स्क्रीन राइटर अवार्ड इन कैटेगरी ऑफ ओरिजिनल स्क्रीन प्ले एंड स्टोरी ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल कावावुड फिल्म फेस्टिवल 2016 और दीगर तसानीफ। बदन की खानखा से शायरी 1991, भगवा में खाके 1994, इत्तेकाफ नातिया मजमुआ। हम पर हिजर उतार शायरी 1995, नाइट नेवर एंड्स नॉवेल। अफसाना शीशे की छत। चाहे शीशे की सी छत तो है, नंगे तो नहीं, अलिफ नंगे आसमान और तुम्हारे बीच कोई तो रुकावट है, उंगलियां तो नहीं उठती। चाहे धूप आए लपेटे मारे जिस्म जल के राख हो जाए, मगर पटाओ तो है ना, राख छत के नीचे ही तो रहेगी, किसी बेसरे पैरों में तो नहीं आएगी। ऐसा है बाएं, ऐसा है बान ही में दिल रह, नहीं तो मुश्किल भुगतनी पड़ेगी। बड़ी तकलीफ़ें हैं, बहुत सी नज़रें होंगी, उंगलियां इतनी कि गिनती करते करते भूल जाए कि कितनी थी। लोग तो कठोर होते हैं साले, लट्ठे की तरह कोर की नज़रें होती हैं इनकी। ये थोड़ा देखते हैं किसी की तरफ, अगर एक उंगली उठा रहे हैं तो 3 हमारी तरफ ही है ना। अरे भैंसे की तरह जो बुद्धि में समाती है करते हैं, तो बस मेरी मान, इसी छत तले सुखी रहने की कोशिश कर, इसी लक्ष्मण रेखा समझ। पाँव बाहर निकाला तो बस यहीं सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कई रावण खड़े हैं, मैं इसे समझाता रहा और वो मेरी तरफ ऐसे देखता रहा जैसे मैं कोई स्क्रीन हूँ, और स्क्रीन पर इसकी सोचो के प्रोजेक्टर से फेंके हुए साए इसकी आंखों का मंजर। वो मेरे पास बैठा तो था मगर मेरे साथ नहीं था। मैंने प्रोजेक्टर का मेन कनेक्शन ऑफ करते हुए उसे ज़ोर से आवाज़ दी, सलीम सुन ही रहा है ना, मैं ऐसे भी भैं कर रहा हूँ। हाँ यार सुन लिया और समझ भी लिया, मगर वो बोला, मगर क्या? मैंने कहा, मगर ये कि ऐसी छत का क्या फ़ायदा जिसके नीचे आकर भी साया ना हो। वही तेज़ नुकीली लपेटी फेंकती धूप। सलीम आजकल कुछ ज़्यादा ही चुप हो गया था, शायद अपने अंदर उतर गया था। वो बहुत होशमंद और बड़ा बुद्धिमान था, मगर ये बुद्धिमान होना भी बड़ा गश्त है, बड़ा पाप है। हमें अक्ल आ जाए, समझने लग जाएं तो समझो कर्ब ही कर्ब है, दुख ही दुख है। समझने वाले अपनी ज़ात को रगड़ रगड़ कर इतना चमका लेते हैं कि दूसरों के लिए आईना बन जाते हैं। और भला आईने के सामने भी कुछ छुपा है, चाहे कितने मंजर हों, कितने ही चेहरे हों, सब दिखता है असली शक्ल। देसी घी और डालडा सब नज़र आ जाता है, आनक लेता है शिदा कितनी है। सलीम के साथ भी यही हुआ था। इसे इल्म हो गया अपनी ज़ात की मोकलियों से। इसने आ गई कि हवा फाँकना शुरू कर दी। वो हर मौजूद को देख लेता, नामौजूद को सूंघ लेता। वो बता सकता कि किसके कितने चेहरे हैं। मुनाफ़क़त के दीवार के परे का मंजर वो जानता था। आगाही के पहले ही दिन से गोया इसने हाथ में आरी रंदा संभाल लिया था, और जूं पता चलता गया आगाही होती गई। इल्म के डांडे मिलते गए, तू लकड़ियों के छोटे छोटे कटके एहसास का रंग लग कर आपस में जुड़ते रहे, और फिर एक दिन सूली तैयार हो गई और सलीम उस पर लटक गया। आगाही का कर्ब होता ही ऐसा है, इंसान ज़ात की सूली पर चढ़ जाता है। सलीम हमेशा से ऐसा नहीं था।
इस तरह के चुप के रोज़े इसने कभी नहीं रखे थे। बुद्धिमान था मगर इसे इतना कर्ब नहीं था। वो मेरा यार है, लंगोटिया यार है, दिन रात का साथ है हमारा। हम दोनों की जड़ें एक दूसरे की ज़मीन में उतरी हुई हैं। हम एक तरह से एक दूसरे को ग्राफ्टेड हैं। मगर आजकल तो वो बहुत ही ज़्यादा चुप रहने लगा था। इतना चुप इसके पास बैठ के लगता था जैसे चीख चीख कर कुछ कह रहा हो। अक्सर रो देता। आंसू की ये बरखा कभी थमती ही नहीं थी। अगर कभी तेज़ बारिश थम जाती तो फुहार भी फिर भी जारी रहती। मैं वक्त की डोर से बंधी हुई वो पतंग हूँ जिस पर हालात के पेचे पड़ते रहते हैं। ऐसी पतंग अगर कट भी जाए तो कोई इसे लूटने के लिए इसके पीछे नहीं भागता। ये खुद ही टंड मुंड दरख्त की शाखों में उलझ कर रह जाती है। यार मैं इस खत पे मुकदमा करूँगा, ज़रूर करूँगा। हालात के पेचों से तंग आ गया हूँ मैं, सलीम ने खदरे फैसला कुन अंदाज में कहा। मगर क्या? इसने मेरी बात काटते हुए कहा। क्या मैं इसी तरह जलता रहूं, कढ़ाई में तेल की तरह उबलता रहूं? किस पे गिरूं तो सही, पता तो चले कितना गर्म है। छलकूं तो सही ताकि मेरी तरह दूसरों के बदन में भी तो छाले पड़ें। सलीम कहता रहा, अंदर का गुबार स्पिट आउट करता रहा और मैं इसे देखता रहा। भूले हुए वो इसम याद कर रहा था जो सकूत को इस जादू को तोड़ सकते थे। मैं इसके पास अपना जिस्म छोड़कर थोड़ी देर के लिए ज़रा पीछे चला गया। हाय क्या दिन थे, ना फिक्र थी ना फाखा। सारा दिन खेलना, रात को पढ़ना, खाना, सो जाना। सलीम का घर हमारे घर से एक घर छोड़ के था बस। मैं सारा दिन इसके घर रहता। सलीम की अम्मी मोहब्बत का पैसिफिक ओशियन थी, सरापा मोहब्बत। मेरे ख्याल में खुदा ने मोहब्बत जब बनाई तो सारी मोहब्बत इनके दिल में डाल दी और बाकी दुनिया को इसमें से एक चटकी दे दी हो शायद कि जाओ मोहब्बत करो। मगर मैंने सलीम के अब्बू को कभी नहीं देखे थे। मुझे ये तो मालूम था वो ज़िंदा है, मगर इससे आगे ना मालूम था मुझे। ना मुझ में इतनी हिम्मत, ना समझ के मौका महल देखकर बात का पल्ला पकड़ूं। इस वक्त तो बातों की शाखों से ही झूलते रहते थे। इनका मुटका किसे पता था। सलीम बेटे जाओ, ज़रा छत पर देखकर कोई टुकड़ी छोड़ा वगैरह पड़ा हो तो उतार लाओ। मैं इतने में पुरानी कॉपियाँ तलाश करती हूँ। लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। वह धेला एक नहीं खा ना तो पकाना है ना। सलीम की अम्मी ने कहा। अच्छा अम्मी। वो दौड़ता हुआ छत पर गया। इतने में कूड़े किवाड़ पे दस्तक हुई। जिस तेज़ी से वो छत पर गया था सीधे से वापस आया। कौन है? सलीम ने कहा। बेटे ज़रा बाहर आना, बाहर से मुशफ़िक़ आवाज़ ने पुकारा। सलीम हाथ में छोटे पकड़े नंगे पाँव बाहर गया तो एक खुश लिबास शख्स खड़ा मुस्कुरा था। जी सलीम ने कहा। बेटे मैं इलेक्शन के दफ्तर से आया हूँ, वोटरों की फहरिस्त बनानी है। तुम अपने ज़रा अब्बू का नाम बताओ और वो क्या काम करते हैं? जी वो डायरेक्टर हैं। किस महकमे के? महकमा तो पता नहीं, डायरेक्टर हैं। तो आप यहाँ इस तरह कैसे? क्या गेड़ियाँ खेलने का शौक़ है जो हाथ में लकड़ियाँ थामी हुई हैं? इसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। नहीं जी मैं गेड़ियाँ नहीं खेल रहा। सलीम घबरा गया। ये तो अम्मी ने छत पे भेजा था कि पकाने के लिए कोई लकड़ी मिले तो ले आओ। वो शख्स बहुत हैरान हुआ। इसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा साइन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव बन गया। सलीम अंदर गया तो इसकी माँ आंसू बहा रही थी। दुपट्टे के पल्लू से मुंह छुपाकर दुपट्टा फटा हुआ था और आंसू फटे हुए हिस्से से बाहर आ गए। इस तरह कई बारिशें होती, मगर इस वक्त तो हम शाखों पे झूल रहे थे। मुझ का पता ही नहीं। मैंने इनके आंसू देखकर भी कुछ ना समझा। बात का मतलब कुछ समझ ना आया। ईद की नमाज़ पढ़ के जब उठे अपने अपने अब्बू की तरफ दौड़ते तो सलीम कोई ना मिलता। कोई ऐसा हाथ ना बढ़ता जो सलीम के सर पर मोहब्बत से आया उसे चिमटा कर कहा, बेटे ईद मुबारक। मगर इस वक्त ना दुख होता, ना तकलीफ़, ना एहसास। वक्त के बाद साथ साथ बात बढ़ती गई। अब शीशा सही तरह चमका नहीं था। सूली जो तैयार नहीं हुई थी, गुटके आपस में जुड़ रही थी। मर्द का पता थोड़ी था। कई दफ़ा महल्ले की औरतें आती और इसकी माँ से हमदर्दी करती। इनकी नज़रें हमेशा सवाली होती। तेरा मर्द आता क्यों नहीं, खर्चा पानी क्यों नहीं भेजता? इतना बड़ा अफसर है तो फिर तुझे इस हाल में क्यों रखा हुआ है? इस किस्म के सवाल सलीम के जहन में उतरकर जहर बन चुके थे। इन सवालात से चिढ़ थी। वो पड़ोसियों के हमदर्दाना जुमलों से हमेशा चलता रहता। इसे शुरू से ही हमदर्दी से शदीद नफरत की वजह इसने बहुत बाद में बताई। हमदर्दी कमज़ोर कर देती है यार,
रीढ़ की हड्डी की मींग खुश कर देती है, पाँव बोझल हो जाते हैं, इससे आदमी चल नहीं सकता, हिम्मत की दीवार से दरारें पड़ जाती हैं, उसकी ईंटें खिसकनी शुरू हो जाती हैं। फिर इसमें दरारों के मुंह खुलते जाते हैं और इनके जवाल कीड़े मकोड़े दौड़ना शुरू हो जाते हैं और खौफ की हवा उठती है, दरारों के रास्ते में अंदर आना शुरू हो जाती है। खड़े तो बाहर रहना पड़ता है, चलना तो पड़ता है, चलना तो है, तो फिर पाँव क्यों बोझल करें, क्यों अपनी मींग खुश कराएं। खौफ की हवा और जवाल के कीड़े मकोड़ों की हिम्मत की दीवार में रास्ते क्यों बनाने दें, हमदर्दी कमज़ोर कर देती है। यार कहाँ खो गया यार। सलीम ने मेरी रान पर ज़ोर से चपत लगाया और बढ़ाकर वापस इसके पास आ गया। सोचो का प्रोजेक्टर ऑफ हो गया। मैं मुकदमा करूँगा, चाहे कुछ हो जाए, हक़ मिलना चाहिए। आखिर कब तक देखता रहूँ, कब तक बारिश में भीगता रहूँ। बारिश थम जाए तो फाड़ तो होती रहती है ना, हमारा जायज़ तो हमें बहरहाल मिलना चाहिए। कम अज़ कम खर्चा पानी तो मिले ना। अगर ये हक़ नहीं मिलता तो छीन लेना चाहिए। कब तक जिस्म जलाएं अपना, कब तक मोहब्बत की चक्की को फूंकते रहें। मैं मुकदमा ज़रूर करूँगा, इसने फैसला खुद अंदाज में कहा। मगर सलीम, मैं डरते हुए कहा। लोगों की बातें काले अजदे की तरह पन फैलाए हुए कुंडली मारे बैठी हुई थीं। जहाँ शिकार देखा फ़ौरन डंग मारा। लोगों को क्या पता, उन्हें बैकग्राउंड की क्या खबर, वो तो कहेंगे, बकवास करेंगे। चुप कर यार, तो इल्मो बस कर, मुझे ना समझा। जो तन लागे सो तन जाने। इसने मेरे मुंह पर तंज की मोहर लगा दी और मैं चुप हो गया। अगले दिन सलीम ने कोर्ट में अपने बाप पर मुकदमा कर दिया। पेशी पड़ी, मुकदमा सीधा था, लिहाजा तीसरी पेशी में ही सलीम के हक़ में फ़ैसला हो गया। अब इसकी तनख्वाह आदि कटकर हर महीने खुद हमारे घर आएगी। अब बारिश बिल्कुल रुक जाएगी। यार अब लोग हमदर्दी का इश्तिहार नहीं समझेंगे हमें। सलीम खुशी से ये कहता हुआ अदालत से बाहर आया तो अपनी पेशी के नंबर का इंतजार करने वाले कुछ लोगों में से एक ने कहा, साईं क्या भीड़ा दूर है? बेटे बाप पर मुकदमा करते हैं, ये कचहरी पर न कर देते हैं। साईं क़यामत नज़दीक है। जवाबन दूसरा बोला, तौबा का मकाम है जनाब, सोना रब माफ़ करे, बस कुछ और ना कहो, डर लगता है। सलीम के चेहरे पर फिर वही धूप के लिपटे रंग गिरने लगे। इसकी मट जो पकड़ ली थी, शीशे की छत गिर गई थी। अब इसके और आसमान के दरमियान कुछ न था। दोनों अलिफ दंगे। धूप तेज़ी से लिपटी मारती हुई पड़ रही थी। जिस्म जल रहा था, जल के राख होना शुरू हो गया। राख बिखर रही थी, बेसरे पाँव तलवे चाट रही थी। अब तो मुश्किल सी हो गई थी। उंगलियां उड़ गई थी, नज़र इस पर जम गई थी। उंगलियां इतनी कि जन्म बीत जाए मगर शुमार ना आ सके। अब जाहिर नज़र कुछ कहती हुई लगती थी। हर भैंसे इसकी तरफ दौड़ पड़े थे। इसने लक्ष्मण रेखा पार कर ली और रावण के जादू इस पर चलना शुरू हो गए थे। लोग बैकग्राउंड थोड़ा देखते हैं, इन्हें असल नकल का पता नहीं होता। इन्हें कहना होता है वो कहते हैं, चाहे सुनो या ना सुनो। इनके हाथ मुठ थोड़ा होता है, वो शाखों पर झूल रहे होते हैं। अब तो इससे कोई हमदर्दी भी नहीं करता था, क्योंकि ख़ुदकुशी करने वाले का जनाजा थोड़ा पढ़ते हैं। ये कोरे लोग होते हैं।